हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग 9000 सीरीज सीपीयूज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं एएमडी की तरफ से और ये अवेलेबल हो जाएंगे जुलाई में। देखते हैं इनके क्या स्पेसिफिकेशन है और 7000 सीरीज से इसको कंपेयर करेंगे। सो एएमडी के कंप्यूटेक्स 2024 में उनका इवेंट रहता है, आप जानते ही हो। लीसा सू आती हैं, हमेशा ऐसे सीपीयू दिखाती हैं और एएमडी इंटेल को धूल चटाता है। अब इन्होंने न्यू सीपीयू तो लॉन्च किया ही है, साथ में एनपीयू कोर भी लॉन्च किए हैं जो कि लैपटॉप्स में यूज़ होता है। अब तो स्नैपड्रैगन ने अपने एक्स एलीट प्रोसेसर्स भी लॉन्च कर दिए हैं विंडोज़ 12 के लिए जो कंपैटिबल है, और विंडोज़ 12 भी लॉन्च होने वाला है अगले साल 2025 में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेमिंग पीसीज है और एआई पीसीज के लिए राइजन एआई एनपीयूज हैं। अब तीन चीज़ें हो गई। पहले हम लोग सिर्फ सीपीयू देखते थे और सीपीयू में इंटीग्रेटेड डिस्प्ले के लिए आईजीपीयू आता था इंटेल के केस में UHD 600 700। लेकिन फिर जैसे जैसे गेमिंग का ट्रेंड बढ़ा या फिर जीपीयू की रिक्वायरमेंट बढ़ी ग्राफिक्स को प्रोसेस करने की, वैसे ही जीपीयू पे भी हमारा ध्यान गया। लेकिन अब एआई का बूम चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, जब से चैट जीपीटी आया है। इसीलिए अब हम लोगों को नेक्स्ट विंडोज 12 जो देखने मिलेगा ना, वो एआई से भरपूर होगा। अभी तो है ही विंडोज 11 में कोपायलट है, बिंज एआई है, भर भर की चीजें हैं, लेकिन विंडोज 12 फुल्ली फ्लेज्ड एआई पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और उस एआई को प्रोसेस करने के लिए विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन एनपीयू जरूरी होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और वही सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, स्नैपड्रैगन है, एप्पल है, यहाँ तक कि इंटेल है, एएमडी है, सब वही लॉन्च कर रहे हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू, अब तीन चीजें हो गई अपने पास। अब सबसे पहले बात करते हैं राइजन 9000 सीरीज के बारे में, फिर उसके बाद 5000 सीरीज के भी नए सीपीयू लॉन्च किए हैं। अभी तक AM4 जिंदा है। आप जानते हो AMD 9000 सीरीज है, यहाँ पे PCI Gen 5 का DDR5 का सपोर्ट है। इसमें कुछ नया चीज़ है नहीं। हाँ, ये नया आर्किटेक्चर है, ये है परफॉर्मेंस ज़्यादा है, अप टू 2x परफॉर्मेंस ये क्लेम कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन बैंडविड्थ डबल हो गई है, ठीक है। ये तो अभी ग्राफ में ब्रांड की तरफ से नंबर्स दिए गए हैं। अभी जुलाई में असली एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ होगा तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। Zen 5 16% IPC इंस्ट्रक्शन पर साइकिल अपलिफ्टमेंट है कंपेयर टू Zen 4 आर्किटेक्चर। अगर इतना रहता है तो इंटेल की वाट लग गई। सोचो, AMD कोई भी परफॉर्मेंस या फिर इफिशिएंट कोर्स यूज नहीं कर रहा है, फिर भी उसके बाद ये लोग परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी सिंगल कोर में डिलीवर कर पा रहे हैं और इंटेल से आगे निकल जा रहे हैं और सिग्निफिकेंटली पावर कम ले रहे हैं। इसीलिए इनका एक कोर इंटेल के परफॉर्मेंस कोर से ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसमें इन्होंने कुछ कुछ ग्राफ्स दिखाए हैं इन डिफरेंट गेम्स। अब नेक्स्ट 9950X इन्होंने लॉन्च किया है। सेम वही 16 कोर्स 32 थ्रेड्स, सेम वही बूस्ट फ्रीक्वेंसी है, L1 L2 कैश भी सेम है, 170 वॉट TDP वाला। अब ध्यान देना, TDP यहाँ पे बेस क्लॉक के लिए होता है। आगे हम लोग बात करेंगे TDP के बारे में भी और 7000 सीरीज से भी कंपेयर करेंगे। अब देखो 9950X को यहाँ पे 4900K से कंपेयर किया है और यहाँ पे मस्त प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन में तो भाई छप्पर फाड़ के आगे निकल रहा है। 50% से भी ज़्यादा। अब देखने वाली बात है, 20% 10% तो मैं मान लेता हूँ रहेगा ही, लेकिन 55% 56% ब्लेंडर में, हैंड ब्रेक में, गेमिंग में भी देख सकते हो। 15-20% समझ लो, मान लो होराइजन ज़ीरो डॉन में, डोटा 2 में, साइबरपंक में। देखते हैं अल्टीमेट कंटेंट क्रिएशन एआई प्लेटफॉर्म में। अच्छा, 9950X और 4900K में मोर बैंडविड्थ, PCI Gen 5। हाँ, ये नई चीज़ है। कैसे ये बैंडविड्थ डबल हो रहा है मैं बताता हूँ आगे। उससे पहले चारों नए प्रोसेसर्स को देख लेते हैं। 9950X 16 कोर्स 32 थ्रेड्स पे है जैसे 7000 सीरीज थी, बट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। 9900X 12 कोर्स 24 थ्रेड्स, 5.6 गीगाहर्ट्ज की मैक्स फ्रीक्वेंसी और 76 MB की कैश, बट यहाँ पे TDP 120 वॉट्स की है। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे आगे। 9700X 8 कोर 16 थ्रेड्स का, सेम 65 वॉट TDP है। TDP पे ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें सेम है। परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया है बट TDP कम हो गया है। 9600X 6 कोर 12 थ्रेड्स का और 65 वॉट TDP कमिंग इन जुलाई। अब आ ही गया जुलाई तो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 7000 सीरीज में इतने सारे CPUs थे, 7600X से लेके 7950X 3D तक। अब यहाँ पे नए 4 CPUs आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन देखो TDP का। 9950X
7950X का काउंटर पार्ट है, सेम TDP है 170 वॉट्स, और इसमें भी 170 वॉट्स। 9900X और 7900X का TDP देखो, 9900X का 120 वॉट है, बट यहाँ पे 170 वॉट है 7900X का, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस पर वॉट इंक्रीज हुआ है। कम पावर में ही ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 9700X और 9600X की TDP 65 वॉट यहाँ पे, बट 7700X और 7600X की TDP 105 वॉट्स देख सकते हो आप यहाँ पे। यानी इन दोनों CPUs की इफिशियंसी इंक्रीज हो गई है। अभी इसके बाद आप जानते हो इसके नॉन एक्स वेरिएंट्स भी आएंगे, तो वो तो और इफिशियंट होंगे। 4-5% परफॉर्मेंस कम मिलती है, बट पावर ड्रॉ सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, जैसे 7000 सीरीज में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 5000 सीरीज था, DDR4 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था, 7000 सीरीज आया AM5 प्लेटफॉर्म पे, DDR5 प्लेटफॉर्म पे। तभी तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई उनकी मदरबोर्ड की भी, और रैम भी DDR5 ही आपको लेना पड़ता। उस समय DDR5 नया नया आया था, इसीलिए AMD को थोड़ा लोग ले नहीं रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई थी। यहीं पे इंटेल ने 12-13 जनरेशन में बाजी मार ली, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते थे, DDR4 को भी और DDR5 को भी। अब लेकिन DDR5 कॉमन हो गया है, बहुत ही क्लोज प्राइसिंग आ गई है DDR4 रैम के, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन इंटेल को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में इंटेल अपना सॉकेट चेंज करने वाला है। बट अब यहाँ पे AMD के पास लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म एडवांटेज है, जस्ट लाइक AM4 सॉकेट इन AM5 सॉकेट। तो यहाँ पे आप छोटा सा कंपैरिजन देख सकते हो रिस्पेक्टिव CPUs ऑफ 7000 सीरीज एंड 9000 सीरीज के बीच में, पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे मैंने TDP की बात की थी। TDP जो होता है ना, वो बेस क्लॉक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस क्लॉक क्या है 9950X का 4.3 गीगाहर्ट्ज, जबकि 7950X का था 4.5 गीगाहर्ट्ज। मतलब इसमें बेस क्लॉक को और कम कर दिया गया है, ताकि अगर कोई भी हल्का फुल्का काम हो आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो वो और भी इफिशिएंटली कम पावर में निपटाया जा सके। सो जो TDP होता है ना, TDP जिसको हम थर्मल डिजाइन पावर भी बोलते हैं फुल फॉर्म में, वो बेस क्लॉक के लिए ही वैलिड होता है। बेस क्लॉक से जैसे ही CPU का फ्रीक्वेंसी ऊपर गया, जो कि जाता ही है ऑब्वियसली, वैसे ही आपकी TDP बढ़ जाएगी। इसीलिए 170 वॉट्स जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वो आइडियल पावर है, आइडियल स्टेट में, जब प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़ रहा हो। यहाँ पे नए मदरबोर्ड्स भी लॉन्च हुए हैं, X870 और X870 Elite। अब इसमें नई चीज क्या है ना, कि जो आपका PCI 5.0 NVMe था, मतलब Gen 5 SSD, और साथ में आपका ग्राफिक्स कार्ड था PCI Gen 5 वाला इंटरफेस का, वो दोनों एक साथ Gen 5 पे चलेंगे। अभी तक होता ये था कि अगर आपने SSD लगा दिया Gen 5 वाला और साथ में ग्राफिक्स कार्ड भी लगा दिया Gen 5 स्लॉट में, तो कहीं ना कहीं स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाता था इंटरनल लेन्स में। अब दोनों में फुल फ्लेजेड स्पीड रहेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। PCI Gen 5 on graphics and NVMe on all X870 and X870 motherboards। बेसिकली आपका बैंडविड्थ कट नहीं होगा। इसी के कारण यहाँ पे जो ग्राफ्स में बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ गया है इस जनरेशन में। बट आपको इसके लिए ये वाला सीरीज का मदरबोर्ड भी लेना होगा, 800 सीरीज का। मतलब खर्चे ही खर्चे हैं। तो ये तो बात हो गई 9000 सीरीज के बारे में। अब 5000 सीरीज पे आते हैं, क्योंकि AM4 सॉकेट अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे दो नए CPUs लॉन्च किए हैं AMD ने 5000 सीरीज में, जो कि है Ryzen 9 5900 XT और Ryzen 7 5800 XT। अब XT का मतलब यही है कि जो भी वही CPUs थे 5000 सीरीज के, उनके काउंटर पार्ट्स निकाल दिए हैं, X को XT कर दिया और थोड़ा बूस्ट क्लॉक बढ़ा के हमें पेश कर दिया है यहाँ पे AMD ने। बट 5900 XT को आप कम मत आंकना, ये 5900 XT नहीं है, because it is a 16 core 32 thread CPU। 5900X 12 core 24 threads का था, ये इक्विवेलेंट है 5950X के, और उसमें भी इसकी बूस्ट क्लॉक ज्यादा है। मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है 5000 सीरीज में ये, और इनकी TDP भी 105 वॉट्स है, सेम जैसे था, और ये भी जुलाई में आ जाएगा। और 5800 XT सेम वही 8 कोर 16 थ्रेड्स का है, बस थोड़ा बहुत मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ा के पेश कर दिया है हम लोगों के सामने। बट ये 5900 XT बहुत ही कंपेलिंग ऑप्शन हो सकता है अगर कोई 3000 सीरीज से Ryzen 5 3600 से या फिर 2600 2000 सीरीज से अपग्रेड करने की सोच रहा है और उसके पास अच्छा मदरबोर्ड है तो। क्योंकि मदरबोर्ड अच्छा होगा तभी ना लगाओगे इतने भारी भरकम CPU,
नहीं तो जैसे ही लगाओगे आपका VRM मदरबोर्ड। अब देखो एक सीक्रेट बात, इसकी स्क्रीनशॉट है ना लीक हो गई थी, जहाँ पे इनके प्राइसेस लिखे हुए थे डॉलर में। अब आप जानते हो कि डॉलर को इंडियन रुपीज में GST ऐड करके 18% कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे 5900 XT, यहाँ पे ध्यान से देखो $359 लिखा हुआ है, और 5800 XT $249, मतलब सेम 5700 X3D जो लॉन्च हुआ था उसी के सेम प्राइस में। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करें इंडियन रुपीज़ में, $359 इंटू 83 रुपीज़ 29,000, समझ लो 30,000 ही। अब इसका 18% निकालेंगे, सो प्लस करने के बाद आता है 35,000 के अराउंड। एक 35,000 का ये रहेगा 5900 XT, और 5800 XT 25,000 के अराउंड। अब देखो यहाँ पे थोड़ी चालबाजी मेरे को पता चली AMD की, कि AMD 13700K के साथ 5900 XT को कंपेयर कर रहा है, बट 13700K में तो DDR5 रैम लगता है और 5900 XT में DDR4 रैम लगता है। बट यहाँ पे AMD ने चालबाजी क्या किया होगा कि इसमें DDR4 रैम लगाया होगा 13700K में, और साथ में हार्डवेयर अनबॉक्स चैनल, इंटरनेशनल चैनल है जो GPU CPUs को कंपेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा बेंचमार्क्स रहता है उनका। उन्होंने बताया कि ये AMD ने RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड पेयर करके ये गेमिंग परफॉर्मेंस निकाला है। अब प्रॉब्लम क्या है ना RX 6600 यूज करने में, कि वो GPU बाउंड हो जाता है हमेशा, और ये दोनों CPU इतने पावरफुल हैं कि आपका परफॉर्मेंस हमेशा आइडेंटिकल ही आएगा। कायदे से उनको करना ये चाहिए था कि CPU की ताकत देखने के लिए आप हमेशा सबसे हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो, जैसे RTX 4090, जो कि AMD ने चालबाजी करके नहीं लगाया, RX 6600 लगाया। तो RX 6600 तो हमेशा इन दोनों प्रोसेसर्स में 100% चलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर तेज है? इसीलिए ग्राफ में आप देख सकते हो, कोई भी गेम हो उसमें ये लोग क्लोज परफॉर्म कर रहे हैं, बट 13700K is always going to be ahead in performance than 5900 XT। ये थोड़ा चालबाजी वाला ग्राफ है, तो इसीलिए ध्यान देने को बोलता हूँ। ग्राफ्स के ऊपर अंधभक्त होके विश्वास मत कर लिया करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? स्पेशली जब वो ब्रांड के तरफ से जारी किया गया ग्राफ्स हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अपना नंबर्स ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आप खुद ही सोच सकते हो कि DDR5 प्लेटफॉर्म वाला CPU DDR4 प्लेटफॉर्म वाले CPU से कैसे हार सकता है भाई, कैसे? है ना सही बात। और ऊपर से इसमें कोर्स और थ्रेड्स भी ज़्यादा हैं, और नया आर्किटेक्चर है, और ये पुराना आर्किटेक्चर है, बहुत ही पुराना। 13 जनरेशन कब लॉन्च हुई? पिछले साल। और 5000 सीरीज कब लॉन्च हुआ? 3-4 साल हो चुके हैं। तो थोड़ा समझो बात को। सेम वही 5800 XT के साथ किया AMD ने। देख रहे हो ना कैसे बात को घुमाया जाता है। प्यारी समझ गई। कोई ऐसा टाइटल होता है जैसे साइबरपंक 2077 है जो AMD को ज़्यादा फेवर करता है, तो AMD के FPS ज़्यादा निकल के आते हैं। वहीं पे कुछ टाइटल इंटेल को ज़्यादा फेवर करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे सबसे मस्त चीज़ जो AMD का एडवांटेज है ओवर इंटेल सदियों से, जब उन्होंने AM4 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2016-17 के बीच में, और ये अभी तक चलते आ रहा है। सोचो किसी ने Ryzen 5 1600 या 1200 खरीदा होगा, वो आज 5000 सीरीज के सबसे खतरनाक CPUs तक अपग्रेड कर सकता है अगर उसका मदरबोर्ड का VRAM अलाउ करता है। तो इंटेल ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंटेल 2 जनरेशन के बाद तो अपना CPU सॉकेट बदल लेता है, या फिर अभी देख लो मैक्सिमम 3 जनरेशन तक ही खींचा है उसने, 12 जनरेशन, 13 और 14। जबकि AM4 सॉकेट मर के भी नहीं मर रहा है, अभी तक CPU लॉन्च होते ही जा रहे हैं भाई साहब। मतलब AMD का डायरेक्ट यही स्ट्रेटेजी है कि बजट वाले CPUs जो लॉन्च करूंगा मैं AM4 सॉकेट के ऐसे लॉन्च करूंगा कि इंटेल की वाट लगा दूं बजट वाले मार्केट में, भले ही हमारा DDR4 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता हो, क्योंकि बजट वाले लोगों को परफॉर्मेंस से मतलब है, DDR4 DDR5 से मतलब नहीं है। और AM5 सॉकेट अभी 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुआ है 2022 के एंड में, और ये अब 2027 प्लस तक एक्सटेंड कर दिया है। शुरू में इन्होंने 2026 या 2025 प्लस तक लिखा था, अब 2027 प्लस तक, मतलब 10,000 या 11,000 सीरीज भी आएगी तब भी AM5 सॉकेट ही यूज होगा, और हो सकता है 2 जनरेशन और यूज हुए, जस्ट लाइक 4 जनरेशन तक यूज हुआ ना AM4 सॉकेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नए नए CPUs लॉन्च होते जा रहे हैं भाई AM4 प्लेटफॉर्म में। 5000 सीरीज के आप देख सकते हो कितने CPUs लॉन्च हो चुके हैं। पहले तो भाई 4 नए CPUs लॉन्च हुए, फिर उनके नॉन एक्स वेरिएंट आए, फिर उसके बाद 3D वेरिएंट आए, फिर उसके बाद
5700X 3D आया, फिर अब 5900 XT आया है। अब बात कर लेते हैं थोड़े बोरिंग पार्ट के बारे में, लेकिन NPU को भी समझाना ज़रूरी है। सो 2 NPUs यहाँ पे लॉन्च किए हैं AMD के Ryzen AI 300 सीरीज़ में AMD ने, क्योंकि ये Ryzen AI 9 HX 370 और Ryzen AI 9 365, ये 12 कोर 24 थ्रेड्स का है और ये 10 कोर्स 20 थ्रेड्स का है। मेन बात ये है कि ये रेडॉन ग्राफिक्स के साथ आते हैं। एज यू नो कि ये लैपटॉप के अंदर ही यूज़ होने वाले हैं, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड इसमें होना चाहिए, ठीक है, टू गेट द डिस्प्ले इन द लैपटॉप। और ये XDNA 2 आर्किटेक्चर पे हैं और RDNA 3.5 ग्राफिक्स पे हैं, ठीक है। और XDNA 2 में नेक्स्ट जनरेशन 50 टेराफ्लॉप्स तक का आपको वो बढ़ गया है, जो कि हर एक जनरेशन में बढ़ते रहता है IPC गेन, है ना। 16 कंप्यूट यूनिट्स इन GPU सेक्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये XDNA 1 आर्किटेक्चर पे था, अब ये XDNA 2 आर्किटेक्चर पे है। तो इंटेल के SKU से ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन डिफरेंट प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो है, सिनेबेंच है, ब्लेंडर है। और स्नैपड्रैगन ने भी X Elite प्रोसेसर अपना लॉन्च किया था AI पावर्ड, उससे भी ये ज़्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये ग्राफ्स हैं AMD की तरफ से, तो लालच में मत आ जाना, असली नंबर्स आने देना, रिव्यूज़ तब फिर परचेज करना। अब यहाँ पे इन्होंने हर एक कॉम्पिटिटर के AI CPU सिस्टम ऑफ चिप्स को कंपेयर किया है और उसमें इनका प्रोसेसर सबसे तेज़ आ रहा है। यहाँ तक कि इंटेल से तो तेज़ आ ही रहा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X Elite प्रोसेसर से भी ज़्यादा आ रहा है, यहाँ तक कि एप्पल का M4 चिप से भी ज़्यादा आ रहा है। 36% मोर परफॉर्मेंस फॉर गेमर्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो क्या था कि CPU ग्राफिक्स कार्ड था सिंपल 2-3 साल पहले तक। जब से 4000 सीरीज एनवीडिया ने निकाली है, तब से AI का खेल बहुत बढ़ गया। आप जानते हो कि 30 FPS को आप 100 FPS बना सकते हो। Can you explain? पहले तो आप सुपर रिजोल्यूशन DLSS अप्लाई करोगे, क्वालिटी पे या परफॉर्मेंस पे सेट करोगे तो आपके FPS बढ़ जाएंगे। फिर उसको डबल कर दोगे आप फ्रेम जनरेशन, आर्टिफिशियल फ्रेम्स इंसर्ट करके हर एक रेंडर्ड फ्रेम के बीच में। सो उसमें NPU का बहुत ज़्यादा रोल आता है। जितना अच्छा आपका AI केपेबल NPU होगा, उतना बेटर आपको परफॉर्मेंस, स्टेबल आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया होगा, इसीलिए 36% यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सो ये था AMD का 9000 सीरीज़ का ओवरव्यू, आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अब लास्ट में बस यही एक्सपेक्टेड है कि भाई जिस प्राइस पे 7000 सीरीज़ आया, उसी प्राइस पे 9000 सीरीज़ आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग 9000 सीरीज़ खरीदने ही नहीं वाले हैं, वो तो ये वेट कर रहे हैं कि भाई 9000 सीरीज़ लॉन्च होए, हम लोग 7000 सीरीज़ खरीदेंगे, क्योंकि 9000 सीरीज़ आने की वजह से 7000 सीरीज़ की प्राइस कम हो जाएंगी। और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे एक बार वो आ गए तो अगले 4-5 साल तक वो आराम से M4 प्लेटफॉर्म जैसा ही M5 प्लेटफॉर्म चलने वाला है, आराम से CPU बाद में अपग्रेड करते रहेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे। मस्त प्लान है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक तो करो और आप मुझे कमेंट में बताओ कि भाई आप कौन सा प्रोसेसर लेने का सोच रहे हो। अगर PC बिल्ड करने का सोच रहे थे तो हमें कांटेक्ट करना मत भूलना। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 8108396327। मंडे टू सैटरडे आप सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वॉइस या वीडियो कॉल करके या मैसेज करके अपना PC बिल्ड क्योटेशन ले सकते हो, PC बिल्ड करवा सकते हो हमारे यहाँ से ही। हम लोग एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करके एक एक कंपोनेंट क्यों सिग्निफिकेंट है आपके PC बिल्ड में, ये बताकर आपके डोर स्टेप तक पहुँचा देंगे। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं, डिलीवर करते हैं। आप लाइव अपने PC बिल्ड को बनते हुए देख सकते हो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। कम से कम क्योटेशन ज़रूर लेके जाना। नेहरू प्लेस जाके उल्टे फुल्टे PC बिल्ड मत करवा लेना, अपने पैसे में आग मत लगवा लेना, क्योंकि मुझे पता है 5 से 10 साल में ही बंदा एक बार PC बिल्ड करता है इंडिया में। जाते जाते फायर गेमिंग को ज़रूर चेकआउट कर लेना, हमारा गेमिंग चैनल है। अगर इंटरेस्ट है गेमिंग में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।